Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and Jule to all my dear स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स क्लास 8 की सोशल साइंस को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्लास 8 सिविक्स के क्लास 8 सोशल साइंस के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का जो टाइटल जो है वो जुडिशरी है। मींस डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। जुडिशरी आपको पता होगा, जुडिशरी उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हम कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, कानून के कोर्ट के बारे में बात करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बताते चलो चैप्टर को शुरू करने से पहले मेन 3 पिलर्स ऑफ जो डेमोक्रेसी हैं, 3 जो ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं और वह हिंदुस्तान में भी हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे जुडिशरी की। तो हम इससे पहले हमने जो पार्लियामेंट वाला जो हिस्सा पढ़ा, ठीक है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, उसमें हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, क्योंकि पार्लियामेंट को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ए ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all persons and that a certain sets of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As the organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of Indian democracy, India's democracy. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बताते हैं कि रोज़ बरोज़ आप जो अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, हिंदी में, हमारे हिंदुस्तान की, इंडिया की आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, उस न्यूज़पेपर में आपको रोज़ ना रोज़, ठीक है, कोर्ट के बारे में कोई ना कोई न्यूज़ आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अखबार पे लिख के होते हैं आज फलाना इस तारीख को उस इंसान को सज़ा दिया। ठीक है, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कोर्ट ने वो फैसला सुनाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो कोर्ट जो काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेकिन क्या आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमें कोर्ट की आखिर ज़रूरत क्यों है? हमें जुडिशरी की ज़रूरत क्यों पड़ते हैं? क्या जुडिशरी के बगैर हमारा डेमोक्रेसी नहीं चल सकते हैं? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया है कि आपने यूनिट 2 में आपने पढ़ा है कि हमारे हिंदुस्तान में और बहुत सारे डेमोक्रेसीज में जहाँ पे लोगों की मर्ज़ी से हुकूमत चलता है, डेमोक्रेसी कहते हैं उसको, जहाँ पे लोगों की मर्ज़ी से देश चलता है। तो अगर हम हमारे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, LAW, लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? हमारे हिंदुस्तान एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे रूल ऑफ पीपल या रूल ऑफ किंग या रूल ऑफ एनी इंडिविजुअल या रूल ऑफ आर्मी, रूल ऑफ डिक्टेटरशिप, रूल ऑफ मोनार्की कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा? रूल ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जुडिशरी है क्योंकि यहाँ पे शख्सी राज यहाँ पे नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में शख्सी राज, आर्मी राज, यहाँ पे किसी डिक्टेटरशिप का, किसी जालिम हुक्मरान का, किसी मनमानी करने वाले इंसान का, किसी ज़िद्दी इंसान का यहाँ पे अपना विश, अपना विल, अपना ख्वाहिशात दूसरों के ऊपर वो इम्पोज नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में जो है किसके हिसाब से हमें चलना है? रूल ऑफ लॉ। ठीक है, किसका रूल चलेगा? लॉ का रूल चलेगा। लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का रूल चलेंगे। तो इसीलिए जुडिशरी बनाया है, क्योंकि जो कोई भी इंसान रूल ऑफ लॉ के खिलाफ करेंगे, कानून के खिलाफ करेंगे, उस इंसान को जुडिशरी सज़ा देंगे। तो इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में जुडिशरी मीन्स कोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूल ऑफ लॉ को जो भी वायलेट करेगा, वायलेट मीन्स जो कोई भी
कानून के ख़िलाफ़ करेगा, क्योंकि कानून के सामने सारे लोग, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला सफ़ेद, मेल फीमेल, बच्चा हो बूढ़ा हो, कुछ भी, गाँव का शहर का कुछ भी रहने वाला, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कुछ भी, सब कुछ हिंदुस्तान के कानून के सामने बराबर हैं। अगर कोई हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा इंसान गलत काम करेंगे तो कानून उसके ऊपर भी डंडे मारेंगे कि जितना एक आम गरीब इंसान पे मारेंगे। तो रूल ऑफ लॉ हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में चलेंगे। और जुडिशरी यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि जुडिशरी क्या करेंगे, रूल ऑफ लॉ, जो हमारा कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, बाकी जो कोर्ट्स हैं, वो सारे कोर्ट जो है उन जो सारे लोगों को वो बराबर निगाह से, बराबर नज़र से देखेंगे और किसके ऊपर नाइंसाफ़ी होता है उसको इंसाफ दिलाएंगे कानून, और जो भी कानून के ख़िलाफ़ करता है उसको कानून सज़ा देता है। ये सब कौन करता है? जुडिशरी मीन्स कोर्ट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जब रूल ऑफ लॉ है तो उस लॉ की प्रोटेक्शन और उसकी बचाव और उस कानून को चलाएंगे और उसको जो ख़िलाफ़ करेंगे उसको सज़ा कौन देता है? कोर्ट देता है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान जब डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in the New Delhi? In this chapter, you will find answers to these questions. ठीक है, हिंदुस्तान के या किसी और गवर्नमेंट के अगर हम हमारे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑर्गन है मेन, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना आप अपने जहन में। हमारे इंडिया में 3 ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर हम पार्लियामेंट को कहते हैं, एग्जीक्यूटिव हम जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में हमने पढ़ा, पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तीसरे ऑर्गन के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ठीक है। जुडिशरी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को हर एक तक पहुंचाने के लिए, सारे लोगों को इक्वल नज़र से, इक्वल निगाह से देखने के लिए जुडिशरी और कोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो सब कुछ, सारे लोग, बहुत सारे लोग कानून की वायलेशन करेंगे और कानून का सत्यानाश करेंगे। इसीलिए जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हिंदुस्तान में क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सिर्फ आपके पास कोर्ट है तो ये काफ़ी नहीं है कि आप अपने देश को सही चलाएंगे। आपका कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हिंदुस्तान का जुडिशरी जो है क्या है? सिर्फ जुडिशरी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान गलत काम करेंगे तो उसको सज़ा देने में या उसको रिवार्ड देने में या उसको पनिशमेंट देने में वो किसी का फेवर, किसी के बुखार में, किसी के प्रेशर में, किसी के इम्पोजिशन में, किसी के फेवर में वो बिल्कुल मतलब फैसला नहीं लेंगे। इसीलिए जुडिशरी का, हिंदुस्तान की जुडिशरी का नाम दिया है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, मीन्स आज़ाद जुडिशरी, आज़ाद कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप हाई कोर्ट हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अपने हिसाब से अपना फैसला खुद ले सकते हैं बिना किसी सियासी दबाव के, बिना किसी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कोर्ट को ख़रीदे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान का जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और ये होना भी चाहिए। हमारे जज और जो चीफ जस्टिस हैं जो हमारे जुडिशरी में काम करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में करता हो, चाहे वो हाई कोर्ट में करता हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हो, उसको बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी पैसे की दबाव, बिना किसी सियासी दबाव, बिना किसी और मजबूरी के उसको फैसला सुनाना है, सही फैसला सुनाना है, ठीक है। किसी की फेवर नहीं करना है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ना ये सोचेंगे कि अभी तो बीजेपी का सरकार है, अभी तो कांग्रेस का सरकार है, मैं कांग्रेस के फैसले में हक में फैसला सुनाऊंगा। अगर कोई भी जज ऐसा करके वो फैसला सुनाता है और पब्लिक को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो उस जज ने, जिसने ये गलत काम किया, जिसने किसी का फेवर करके फैसला सुनाया, तो उसने इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी
का ख़िलाफ़ किया। तो हिंदुस्तान का जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो यहाँ पे और एक चीज़ कहते हैं कि क्या आपकी एरिया में जो कोर्ट हैं, क्या आपकी एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो लोकल कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट हैं, उससे और सुप्रीम कोर्ट का कोई कनेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जुडिशरी का काम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कोर्ट का काम क्या होता है। Court takes decision on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into following. ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है हमें। तो कोर्ट जो है किसी भी डिसीजन को ले सकता है। ठीक है, कोई भी इशू हो कोर्ट उसको हल कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट पे एक टीचर आके उस पे एक सेवियर पनिशमेंट, हर्श पनिशमेंट उस बच्चे पे ज़्यादा मारता है क्लास में एब्सेंट रहने की वजह से, तो कोर्ट उस टीचर के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अगर कहीं पे दो स्टेट के बीच में, दो रियासत के बीच में, दो मतलब स्टेट के राज्य के बीच में क्या हो जाते हैं, वाटर का एक डिस्प्यूट होते हैं कि पानी के लिए डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेंगे, उसमें फैसला सुनाएंगे। या एक इंसान पार्टिकुलर क्राइम करते हैं, या वो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ और स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, तो कोर्ट उसमें सज़ा सुनाएंगे। ये सारे काम किसका है, कोर्ट का है बेटा। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम बताएंगे तो जुडिशरी जो है अपना काम, जुडिशरी ने क्या किया है हिंदुस्तान में दो चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला, जुडिशरी क्या काम करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सबसे पहले ये तो मैंने अभी भी बताया कि जुडिशरी का, कोर्ट का काम ही क्या है, जहाँ कहीं भी फसाद होता है, जहाँ कहीं भी कहीं पे जुल्म होता है, उस जुल्म को, उस फसाद को दूर करना किसका काम है, कोर्ट का काम है। तो पहला कोर्ट का काम क्या हो जाते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मीन्स डिस्प्यूट को क्या करना, रिजॉल्व करना। डिस्प्यूट मतलब तनाव, फसाद, फितना, जहाँ कहीं भी गलत जगह पे गलत काम होता है, उस डिस्प्यूट को, उस फसाद को, डिस्प्यूट मतलब फसाद, रिजोल्यूशन करना है, उसको हल करना है। ये किसका काम है, जुडिशरी का काम है, मीन्स कोर्ट का काम है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि कोर्ट जो है उसका काम दो चीज़ों में डिवाइड है। पहला तो फसाद को दूर करना है, कैसे करेंगे। The judicial system provides a mechanism for resolving dispute between citizens and the government, between two states government and between the center and the state government. Dispute को resolution करने का कानून के पास एक ऐसा तरीका है, जुडिशल सिस्टम को आजमा कर कानून की दायरे में बैठकर क्या करेंगे, एक ऐसा मैकेनिज़्म पैदा करेंगे जिसकी वजह से डिस्प्यूट, अगर कहीं पे भी तनाव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बिटवीन सिटीजन्स, ठीक है, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बीच में, एक सिटीज़न और दूसरे सिटीज़न के बीच में, हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, या किसी भी दो शहरी के बीच में अगर कहीं भी झगड़े हो जाते हैं तो उस डिस्प्यूट को कौन हल करेगा, कोर्ट उसको रिजॉल्व करेंगे। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, एक इंसान, एक हिंदुस्तान की सिटीज़न और सरकार के बीच में तनाव हो जाते हैं, खुदा न खास्ता सरकार उस सिटीज़न के ऊपर जुल्म करते हैं, या वो सिटीज़न सरकार के ख़िलाफ़ जाता है, तो सरकार और उस सिटीज़न के बीच में अगर कोई तनाव हो जाते हैं तो गवर्नमेंट, कोर्ट क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। बिटवीन टू स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दो रियासत के बीच में, फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के बीच में एक झगड़ा हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसको हल कौन करेंगे, कोर्ट करेंगे। ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई तनाव हो जाते हैं, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के बीच में कोई तनाव हो जाते हैं, सेंटर गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में तनाव हो जाते हैं, तो उसको कौन हल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हल करेंगे। तो हमारे कोर्ट का ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जो सबसे एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबसे मतलब बड़ा कोर्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो कोर्ट हैं, जो हमारा जुडिशरी हैं, जो जुडिशल सिस्टम है, उसका दो काम है। यहाँ पे मैंने बताया, एक तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेंगे, मतलब डिस्प्यूट को हल करेंगे। मैंने अभी तक बताया कि सिटीजन्स और सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट हो,
सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में अगर कहीं डिस्प्यूट हो, दो रियासत के बीच में अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कहीं पे भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो इन सारे डिस्प्यूट को कौन हल करता है? जुडिशरी का हल करता है। तो ये एक इसका किसका काम हुआ? जुडिशरी का काम हुआ। दूसरा काम क्या है जुडिशरी का? जुडिशियल रिव्यू। As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the powers to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of basic structure of the Constitution. This is called judicial review. सिंपल सी बात है, कोर्ट का जो है दो काम है, एक तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वो तो सबको पता है, दूसरा यहाँ पे लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पे जुडिशरी क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। जुडिशियल मीन्स जुडिशरी क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू करेंगे फिर से एक बार। यहाँ पे कानून को बनाते समय हमारे कानून जो मेकर्स था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स था, इन लोगों ने कोर्ट को ये पावर दिया कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो कानून बना सकता है, वो कानून को बिगाड़ भी सकता है, वो कानून को अमेंड भी कर सकता है। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए पार्लियामेंट का नाम क्या है? लेजिस्लेचर। लेकिन अगर कहीं पे भी पार्लियामेंट गलत तरीके से कानून को छेड़ता है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया की ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स को छेड़ता है जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो है पार्लियामेंट उन पार्ट्स को चेंज कर सकता है, मिटा सकता है, बना सकता है। हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स हैं। तो जितने भी जो भी कुछ हैं, हमारे आइन में कुछ चीज़ों को चेंज कर सकता है, कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उन चेंज कौन करता है कानून को? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने बताया कि इसलिए पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर कहते हैं, कानून बनाने वाला, कानून साज। लेकिन खुदा न खास्ता पार्लियामेंट हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे पार्ट्स को छेड़ता है जिनको चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया? उसको चेंज किया। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया छलांग मार के पार्लियामेंट के फैसले में कूदेंगे और पार्लियामेंट का जो फैसला था, जो पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया, जो एक्ट पास किया, जो बिल पास किया, उस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? स्ट्राइक डाउन करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सिंपल सी बात है, अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऐसा कानून बनाएंगे जो कानून के खिलाफ था, जिसको चेंज नहीं कर सकता था, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के खिलाफ हैं, तो उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट के उस लॉ को क्या करेंगे? स्ट्राइक डाउन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। कोर्ट का पहला काम होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना, दूसरा काम कोर्ट का होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया कि अगर कहीं भी कोर्ट को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट को बेटा पार्लियामेंट ने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने कानून को छेड़ा है या कानून के अगेंस्ट जाकर किसी लॉ को बनाया है, तो उस टाइम पे बिना पूछे बिना सोचे समझे क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कूद के छलांग मार के पार्लियामेंट के उस कानून को तोड़ेंगे और उसको अपनी जगह पे पहुंचा देंगे। मतलब वो पार्लियामेंट को बताएंगे कि आपने इस कानून को क्यों बनाया। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पार्लियामेंट को चैलेंज करने का। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद स्टूडेंट्स, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून को बचाने का भी पावर है। कानून का जो है मेन अपहोल्डर, मेन प्रोटेक्टर, सेफगार्ड, इंटरप्रेटर, प्रोटेक्शनिस्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। जब कभी भी कोई पार्लियामेंट में कोई भी हुकूमत आ सकता है, आज कांग्रेस है, कल बीजेपी होगा, परसों बीएसपी होगा, फिर समाजवादी पार्टी होगा, फिर कोई इंडिपेंडेंट होगा, फिर कोई और पार्टी होगा। तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चुप बैठेंगे तो कोई भी पार्टी आकर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में घुसकर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी मोदी सरकार ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो CAA बनाया,
उसमें मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया। दैट इज़ अगेंस्ट टू सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया। तो ये तो बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और सेक्युलरिज्म जो है हमारे हिंदुस्तान के बेसिक स्ट्रक्चर हैं। तो अब क्या करना चाहिए, जुडिशरी को कूद कर कहना चाहिए कि भाई साहब पार्लियामेंट तुमने ये गलत किया, बीजेपी सरकार तुमने ये गलत किया, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वापस करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट का और एक काम क्या होता है, कानून को बनाना और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in the class 7 book, you have read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also include the right to health. It is therefore directed the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint for primary care with particular reference to treatment of patients during an emergency. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक और काम ये है कि जहाँ कहीं पे भी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिया है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको 6 फंडामेंटल राइट्स में से कोई बाहर वाला आके आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है, ठीक है, आपका राइट टू एजुकेशन था, मैं जाके आपको एजुकेशन पढ़ने नहीं दूंगा। आपका राइट टू रिलीजन था, मैं जाके आपके मस्जिद में मंदिर में पत्थर मारूंगा। तो क्या हुआ, आपके फंडामेंटल राइट को मैंने नुकसान पहुंचाया। तो अगर कोई इंसान किसी भी इंसान की फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाता है तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उस इंसान की फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 में आपने पढ़ा कि एक इंसान था जिसका नाम था हकीम शेख। ये एक एग्रीकल्चरल लेबरर था, मतलब एग्रीकल्चर में काम करने वाला था। ये क्या हो जाते हैं, हकीम शेख जो हैं एक ज़मींदार हैं, किसान हैं। ये चलते ट्रेन से गिर जाते हैं। ट्रेन से क्या हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं और नीचे गिर के इसको काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं, इसको खून निकल जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग इसको हॉस्पिटल लेने से मना करते हैं। बेचारे हकीम शेख जो है ट्रेन से जब गिर जाते हैं, ये एक फार्मर होता है, तो उसको हॉस्पिटल लेने में क्या करता है, सारे लोग उसको रिफ्यूज़ करते हैं, इनकार करते हैं, हम तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आ जाता है कि वो जब ट्रेन से गिर गया तो किसी ने उसको उठाया ही नहीं, हकीम शेख को किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि लोग सोचते होंगे मुझे हमें क्या टेंशन है, ये गिर गया तो गिर गया, ठीक है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट सुनाता है कि भाई, कहता है कि भाई साहब जब हकीम शेख साहब रनिंग ट्रेन से गिर जाते हैं तो उसको काफ़ी खून आते हैं, लोगों का फ़र्ज था उसको बचाना, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 हिंदुस्तान का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम में आ जाते हैं। आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, उसमें राइट टू लाइफ में आपका राइट टू हेल्थ भी आता है। आपकी अगर सेहत पे आते हैं, आपको अगर ज़ख्मी होते हैं, आपको नुकसान आते हैं, तो आपकी स्टेट का, आपकी कंट्री का जिम्मेदार है कि आपको सेहतमंद फिर से बना दें। आपको जो है मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आपको बचाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक्सीडेंट हो जाते हैं तो मैं मरने को तैयार हूँ, तो मुझे बचाना किसका फ़र्ज़ है, हमारे स्टेट और कंट्री का फ़र्ज़ है। बिकॉज राइट टू लाइफ मेरा हक़ है ज़िंदगी बसर करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक केस में बताया, जिस केस का नाम नीचे लिखा है कि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। इस केस में बताता है कि अगर कोई इंसान गिर जाता है, उसको खून लगता है या उसको ज़ख्मी होता है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है किसी न किसी तरीके से, तो उस इंसान को बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। एक दूसरा,
उस इंसान को बचाना स्टेट का ड्यूटी है। ठीक है, आपको मरने नहीं देना है, ये फ़र्ज़ किसका है? आपकी स्टेट का है, आपकी कंट्री का है। तो क्योंकि आपको जीने का हक है, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट। यू कैन क्लेम इन एनी कोर्ट। ठीक है, आप किसी भी कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर मर जाते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं देखते हैं, मरने देते हैं, तो आप जुडिशरी में जाके कह सकते हैं भाई साहब मुझे राइट टू लाइफ था, एंड सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हेल्थ, तो मुझे नहीं बचाया। ठीक है, तो आप इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन फॉर लॉस सफर एज वेल एज। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये बंदा वेस्ट बंगाल का था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बताया कि भाई साहब तुम क्या करोगे? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस इंसान को, जितना इसको ज़ख्मी हुआ है ट्रेन से गिर के, जितना इस बेचारे ने हाथ पैर इसका तोड़ गया है, टूट गया है, तो इसको जितना खर्चा हुआ है, इसका इलाज में जितना खर्चा लगेगा, सब कुछ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भर देंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जब सुनवाई किया, तो उस दिन के बाद 1996 पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के उस 1996 के केस के बाद आपका जो है राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ के अंदर आता है, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका एक फंडामेंटल राइट बनता है। ठीक है, जब कहीं भी आपको चोट लगती है या कुछ और हो जाते हैं, तो आपको बचाना किसका फ़र्ज़ है? स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बताया कि भाई राइट टू लाइफ तो आर्टिकल 21 में है, तो राइट टू लाइफ के अंदर आपका राइट टू हेल्थ भी आ जाते हैं। आपका सेहतमंद रहना, आपका बचाना, ये किसका फ़र्ज़ है? स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, और आपको ये हक़ मिलना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी पे रखते हैं। तो इसके बाद हम कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।